Hello students, today we are going to start our new chapter of science and that is chapter number 12 friction and this is video number first. In this chapter we are going to study about friction. तो देखिए फ्रिक्शन को कहते हैं हिंदी में घर्षण। तो ये घर्षण होता क्या है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर से रगड़ खा करके जाती हैं तो दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर विपरीत बल लगाती हैं और इस विपरीत बल की वजह से ही कोई जो चीज है वो कुछ समय बाद जो जमीन पर लुढ़क रही है वो रुक जाती है। तो देखिएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, इसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं। द फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट स्लाइडिंग और रोलिंग ऑफ वन सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। यानी कि फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर स्लाइड करने से या रोल करने से रोकता है। तो हालांकि आप किसी भी चीज को लुढ़काएंगे तो लुढ़केगा, लेकिन आप देखते होंगे कुछ समय बाद वो जो है ऑब्जेक्ट, चाहे वो बॉल हो, वो जो लुढ़क रही है वो अपने आप रुक जाती है। तो ये रुकने का पीछे जो रीजन होता है वो होता है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो घर्षण क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि एक भौतिक इकाई है जो कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो दूसरी वस्तु की सरफेस यानी कि उसकी सतह पर चल रही हो, फिसल रही हो, लुढ़क रही हो, तो उसके ऊपर रुकावट पैदा करता है। तो देखें, तो दूसरे शब्दों में कहें तो इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस इट। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी वस्तु के द्वारा या उसके सरफेस के द्वारा एक ऐसी फोर्स लगाना जो उसके ऊपर से गुजरने वाली वस्तु का विरोध करे, यानी कि ऐसी फोर्स या ऐसी ताकत जो किसी भी वस्तु को खुद के ऊपर से गुजरने से रोके, उसको हम घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी कोई वस्तु किसी भी सरफेस पे चल रही होगी, फॉर एग्जाम्पल हम पैदल चल रहे हैं तो हमको पैदल चलने के लिए जमीन या सड़क चाहिए। तो जब हम चलते हैं तो हम सड़क के ऊपर पैर को रख करके सड़क को धकेलते हैं, सड़क को पीछे की ओर धकेलते हैं, तब जाकर के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे जो पैरों का ग्रिप होता है और जो आपका सड़क होता है, इसके बीच में जो ग्रिप बनती है वो फ्रिक्शन की वजह से बनती है। यानी जो हमारे पैरों की पकड़ है जमीन पर वो फ्रिक्शन की वजह से ही बन पाती है। क्यों? क्योंकि हम जिस दिशा में उसको धकेल रहे होते हैं उसकी उल्टी दिशा में फ्रिक्शन काम करता है, जिसकी वजह से हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसी तरह का फोर्स है, एक तरह का बल है जो कि किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर चलने, लुढ़कने या फिर फिसलने से रोकती हो। तो यानी कि एक तरह की रुकावट पैदा करता है फ्रिक्शन, और इसी को हिंदी में घर्षण कहा जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, अ बॉल मूविंग ऑन ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कि आप एक बॉल को लुढ़काते हैं जमीन पे, ठीक? तो आप देखेंगे कि वो लुढ़कते लुढ़कते वो, अब देखे जैसे कि ये बॉल जो है लुढ़कते हुई यहाँ पर आते आते रुक गई है। तो ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो ये जो जमीन है, ये जो सड़क है या फिर ये जो ग्राउंड है, इस बॉल की ऊपरी सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद ये बॉल जो है वो रुक जाता है। ऐसे व्हीकल स्टॉप्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब बहुत तेजी से चलती हुई गाड़ी, अगर आप उसमें ब्रेक लगाएं तो ब्रेक लगाने पर क्या होगा? वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी और रुक जाएगी, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही रुकती है। ऐसे ही साइकिलिंग ऑन अ स्मूथ रोड इज इजियर देन रफ और अनइवन रोड। तो ऐसे आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल चलाते टाइम आपने देखा होगा जहां बिल्कुल चिकनी सड़क होती है वहां पर साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है हमको, है ना? लेकिन जैसे ही ऊबड़ खाबड़ या खुरदुरी जो सड़क आती है तो हमें वहां पे साइकिल चलाने में दिक्कत आती है। यानी कि हमें इससे एक बात ये बड़ी पता लगी, यानी कि ऊबड़ खाबड़ और खुरदुरी जो सरफेस है उसके ऊपर से गुजरना हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वहीं पे अगर स्मूथ सरफेस है यानी कि चिकनी सतह है तो हम आसानी से मूव कर पाते हैं। दैट मीन्स वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। तो मोटी मोटी दो बातें आपको पता लगी होंगी कि जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर से होकर के गुजरती है तो जो दूसरी वस्तु है वो उसको गुजरने से रोकने की कोशिश करती है, और इस ताकत को, इस फोर्स को ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो
जो सरफेस जितना स्मूथ होगा वो उतना कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, और जो सरफेस जितना ज़्यादा रफ होगा, अनइवन होगा, वो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये मोटी मोटी बातें थी जो फ्रिक्शन के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब बात करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हमेशा आप जिस दिशा में चल रहे हैं, या जिस दिशा में गाड़ी चला रहे हैं, या जिस दिशा में साइकिल चला रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में ही फ्रिक्शन हमेशा काम करता है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक पिक्चर है। तो देखिएगा, ये एक सरफेस दिखाया हुआ है, उसके ऊपर एक लकड़ी का बॉक्स है। ठीक, हम अगर उसको आगे की ओर खिसकाते हैं तो खिसकाते टाइम हमें बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। ठीक, तो क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि एक्चुअल में जो मोशन है, जो आपकी बक्सा है, वो इस जगह से उस तरफ गया है, और वहीं पे जो फ्रिक्शन है वो विपरीत दिशा में लगता है, और इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? ताकत लगानी पड़ती है। तो जिस दिशा में मोशन होगा उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन होगा, यानी कि जिस दिशा में आप गति करेंगे उसके ठीक विपरीत दिशा में घर्षण पैदा होगा। स्मूथ सरफेसेस एक्सर्ट लेसर फ्रिक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जितनी चिकनी सतह होगी, जितना प्लेन आपकी सतह होगी, उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, उतना कम घर्षण लगेगा। रफ सरफेस एक्सर्ट ग्रेटर फ्रिक्शन। वहीं पे जो सरफेस ज़्यादा खुरदुरा है, रफ है, वो ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करेगा, यानी कि चलने में दिक्कतें पैदा करेगा, यानी कि हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी किसी चीज़ को दूसरी तरफ ले जाने में। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो ऐसी चीज़ें जो फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं, या ऐसे कारक जो फ्रिक्शन को यानी घर्षण को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू टू फैक्टर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फिसल रहा है या चल रहा है, तो ऐसे में दो कारक होते हैं या दो फैक्टर्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को तय करते हैं, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि दो फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। पहला है नेचर ऑफ सरफेस। तो देखिएगा, यहाँ पे सरफेस यानी कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनकी सतह कैसी है, इस बात पे निर्भर करता है। तो देखिए, हो सकता है दोनों की सतह स्मूथ हो, या फिर हो सकता है पहले ऑब्जेक्ट की सतह स्मूथ हो और दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह स्मूथ ना हो, यानी रफ हो, या फिर हो सकता है दोनों के ही सतह स्मूथ ना हो करके रफ हो। तो देखिएगा, पहले केस में दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं? स्मूथ हैं, यानी कि दोनों की जो सतह है, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों वस्तुएं जो हैं, जो एक जो दूसरे के ऊपर फिसल रहा है, दोनों की सतह अगर प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी है, तो ऐसे में फ्रिक्शन बहुत कम होगा उनके बीच में। लेकिन जैसे कि अभी हमने बॉल का एग्जाम्पल पढ़ा ग्राउंड में, हम जब उसको फेंक रहे थे या लुढ़का रहे थे, तो देखिएगा बॉल की जो सरफेस होती है वो तो चिकनी होती है, लेकिन जो ग्राउंड का सरफेस है वो चिकना हो ये ज़रूरी नहीं है, खुरदरा होगा, उबड़ खाबड़ होगा। तो ऐसे में जो उबड़ खाबड़ सरफेस है ग्राउंड की, वो फ्रिक्शन पैदा करेगा, जिसकी वजह से बॉल की स्पीड धीरे धीरे धीमी हो जाएगी और कुछ देर बाद वो रुक जाएगा। लेकिन वहीं पे दोनों ही सरफेस, दोनों ही ऑब्जेक्ट, हम जैसे मान लो बॉल है और जो ज़मीन है, ये दोनों ही इनके सरफेस कैसे हों? खुरदरे हों या उबड़ खाबड़ हों। तो ऐसे में बॉल को दूर तक फेंकने के लिए या दूर तक लुढ़काने के लिए ज़्यादा ताकत की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो फैक्टर अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को, वो है नेचर ऑफ सरफेस की, यानी कि सरफेस किस तरह का हो। तो यहाँ पे क्या रहा है? व्हेन सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इरेगुलर, यानी कि रफ हो, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के ही सतह इरेगुलर हैं या रफ हैं, खुरदरे हैं, उबड़ खाबड़ हैं, देन irregularities ऑफ बोथ सरफेस इंटरलॉक विथ ईच अदर। तो क्या होता है कि जो इरेगुलरिटीज होती हैं, यानी कि जो उबड़ खाबड़पना होता है ज़मीन के या फिर ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं। इन सच केस वी रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स टू ओवरकम इरेगुलरिटीज। तो चूंकि अब ये लॉक हो जाते हैं आपस में खांचों की तरह, तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा ताकत की, बाहरी ताकत की इस्तेमाल करनी पड़ती है,
ताकि वो चीज़ आगे की ओर बढ़े। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं। तो देखिएगा, ये दो सरफेसेस हैं, ठीक। अब इसकी जो ये सतह है ये उबड़ खाबड़ है, वहीं पे ये जो नीचे वाली जो सतह है उसकी भी स्थिति उबड़ खाबड़ है। तो याद रखिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का कितना ही चिकना आपका सरफेस हो, वो भी अगर अपन मैग्नीफाई करेंगे तो पाएंगे कि कुछ हद तक वो वहाँ पे भी इरेगुलरिटीज होती है, यानी रफनेस होती है, यानी कि इस तरह से उबड़ खाबड़ होता है, चाहे हमें वो कितना ही चिकना दिखाई दे रहा हो। तो जो देखिए, जो खुरदरा होगा उसको मैग्नीफाई करके देखो तो वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर दिखाई देगा। वहीं पे जो स्मूथ होगा उसमें इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन होगी ज़रूरत। तो यानी कोई सा भी सरफेस हो उनमें इरेगुलरिटीज तो होंगी ही होंगी, अदरवाइज उस सरफेस पे कोई चीज़ रुकेगी ही नहीं कभी, क्योंकि फ्रिक्शन पैदा ही नहीं होगा, इरेगुलरिटी नहीं होगी। तो ठीक, तो इरेगुलरिटी का मतलब ये जो आपके उबड़ खाबड़ हो रहा है, अनियमितताएं आ रही हैं, यानी कि एक जैसा नहीं है, इसे ही हम इरेगुलरिटीज कहते हैं। तो होता क्या है, जब मान लो ये बॉल की सतह है और ये सड़क की सतह है, तो ये एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं, यानी कि जब जैसे एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो ये खांचे खांचे से जो बने होते हैं, जो अनियमितताएं बनी हुई हैं या इरेगुलरिटीज बनी हुई होती हैं, ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और हमें एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ती है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी क्या कह रहा है, रफर द सरफेस मोर विल बी द इरेगुलरिटीज, कि जितना ज़्यादा सतह कैसा होगा, खुरदुरा होगा, उतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज होंगी, यानी कि उतनी ज़्यादा अनियमितता होंगी, यानी कि उतने ज़्यादा ये इधर जिगजैग टाइप का डिज़ाइन होगा। सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इरेगुलरिटीज, तो जितना खुरदरी सड़क उतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसको अगर आप देखना चाहें साधारण एग्जाम्पल के रूप से, हम जो चप्पल घरों में पहनते हैं वो बहुत कम घिसते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो अक्सर घर की जो फर्श होती है या तो मार्बल वाली होती है या ग्रेनाइट वाली होती है या चिप्स वाली होती हैं, तो यानी कि चिकनी हमारी फर्शें होती हैं। तो चिकनी फर्श होने की वजह से फ्रिक्शन कम लगता है चप्पल पे और परिणाम स्वरूप चप्पल कम घिसती हैं। लेकिन वही जूते या वही चप्पल पहन करके हम डेली खेलने जाएं ग्राउंड में, तो ग्राउंड उबड़ खाबड़ होता है, सड़क उबड़ खाबड़ होते हैं, तो इन पे भागते दौड़ते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी घिसना शुरू हो जाते हैं, ठीक। और ये इरेगुलरिटीज़ की वजह से होती हैं। तो देखिए होता क्या है कि इरेगुलरिटीज़ की वजह से चप्पल जो है सड़क पे फंसती है, तो हम ताकत लगाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जो चप्पल का हिस्सा है इन इरेगुलरिटीज़ में फंस जाता है, टूट करके रह जाता है, और समय के साथ धीरे धीरे ये जो ऊपर की सतह घिसती रहती है। एवरी टाइप ऑफ सरफेस हैव इरेगुलरिटीज इवन दे लुक स्मूथ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे कोई सतह कितनी ही चिकनी दिखाई दे रही हो, वो उनमें इरेगुलरिटीज होती है, यानी कि अनियमितताएं होती हैं, यानी कि इस तरह का खुरदरापन होता ही होता है। मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा। दैट मीन्स स्मूथ सरफेस हैज माइन्यूट इरेगुलरिटीज वाइल रफ सरफेस है मोर इरेगुलरिटीज। यानी कहने की बात यह है कि अगर स्मूथ सरफेस है, बहुत चिकनी हमें सतह दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज होंगी, लेकिन बहुत बारीक होंगी, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगी। लेकिन वहीं पे जो रफ सरफेस होगा वहाँ पे इरेगुलरिटीज ज़बरदस्त होंगी और बहुत ज़्यादा खुरदरापन हमें नज़र आएगा। जो दूसरा फैक्टर है जो फ्रिक्शन के ऊपर अफेक्ट करता है वो है फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, यानी कि वो फोर्स जिसके माध्यम से दो सतह आपस में नज़दीक आते हैं, ठीक। यानी कि कहने की बात यह है कि अभी आपने घर पे देखा होगा कि जैसे चटाई है, उस चटाई को आप वैसे खींचे तो बहुत आराम से खिंच जाएगा, या फिर आप यूँ कह लो कि बैग रख दो आप चटाई के ऊपर, उस चटाई को खींचिए तो आप आसानी से उस चटाई को खींच लेंगे। लेकिन आप अपने बड़े भाई या बहन को उस चटाई पे बैठा दें बैग सहित और फिर चटाई खींचने की कोशिश करें, तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी खींचने के लिए, या फिर खींचेगी ही नहीं। तो कहने की बात यह है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, यानी कि उसका वज़न ज़्यादा है, तो वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ ज़्यादा ताकत के साथ इंटरलॉक हो जाएगा,
और जब वो ज़्यादा ताकत के साथ इंटरलॉक होगा तो उसको उस जगह से खिसकाने के लिए और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, यानी कि वो ताकत जिसकी वजह से दो सरफेसेस आपस में ज़्यादा नज़दीकी से प्रेस हो जाते हैं, दबाव में आते हैं। तो इफ़ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर हार्डर देन द फ्रिक्शन विल बी मोर बिकॉज इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज इंक्रीज बिटवीन द सरफेस। तो देखिएगा, अगर दो आपके सरफेसेस हैं उनको ताकत लगा करके एक दूसरे के ऊपर दबाया जाए तो ऐसे में इंटरलॉकिंग की जो प्रक्रिया होती है इरेगुलरिटीज के बीच में वो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच का जो स्पेस होता है वो और ख़त्म हो जाता है और हमें उसको हटाने के लिए या उसको आगे मूव करने के लिए और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। That means if an object has more mass then it will apply more force on the surface which increase friction। यानी कहने की बात यह है कि एक वस्तु जिसका वजन ज़्यादा है तो वो दूसरी वस्तु जो कि उसके मुकाबले हल्की है उसके मुकाबले सरफेस पे सतह पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। यानी कि आपको जितनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है किसी चीज़ को खिसकाने के लिए, दैट मीन्स वो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, उतना ज़्यादा घर्षण ऑफर कर रहा है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो देखिएगा, ये मान लो कोई टेबल की सतह है जहाँ पर हमने 10 किलो और 50 किलो के बाट रख दिए। ठीक, वेट समझते ही आप। तो एक जो वेट है वो 10 किलो का है और दूसरा 50 केजी का है। अब किसी एक बंदे से कहते हैं कि आप एक काम करिए, इसको पुश करिए। तो मान लेते हैं उस व्यक्ति के अंदर 20 न्यूटन तक की ताकत लगाने की कैपेबिलिटी है। तो वो क्या करेगा, दोनों ही बाटों के ऊपर एक एक कर करके क्या करेगा, ताकत लगाएगा। तो मान लेते हैं उसकी मैक्सिमम ताकत लगाने की कैपेसिटी 20 न्यूटन की है। तो ऐसे में जब वो दोनों ही चीज़ों को खिसकाएगा तो एक को तो बड़ी आसानी से दूर तक खिसका देगा एक ही टाइम में। वहीं पे जो 50 किलो का जो है, जैसे 10 किलो हल्का था तो उसके लिए उसको दूर तक खिसकाना एक निश्चित समय में, मान लो 5 सेकंड में वो आसानी से दूर 5 मीटर तक खिसका देगा। लेकिन वहीं पे 50 किलोग्राम का जो वजन है वो 20 न्यूटन बल लगा करके उतनी दूर नहीं खिसका पाएगा उस टाइम के अंतर्गत। यानी कि वजन ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो इरेगुलरिटीज थी वो ज़्यादा बेहतर ढंग से लॉक हो पाई, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर आ रहा था, ठीक, फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया इधर ज़्यादा देखने को मिली। ठीक, और सरफेस एरिया भी जो है वो ज़्यादा बड़े एरिया में आपस में संपर्क में आ रहा था। तो इस वजह से ज़्यादा मास वाली जो वस्तु होती है, यानी कि ज़्यादा वजन वाली जो वस्तु होती है, उसको धकेलने के लिए हमें ज़्यादा ताकत चाहिए होती है और ज़्यादा ताकत लग रही है, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे 50 किलो का जो वज़न है वो ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएगा किसके मुकाबले, 10 किलोग्राम के बदले में। तो दो मोटी मोटी चीज़ें जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित करती हैं, एक तो है सरफेस किस तरह का होगा, कि चिकना है या खुरदरा है। दूसरा, दोनों सरफेस के बीच में बल कितना ज़्यादा लग रहा है, कितना ज़्यादा फोर्स के साथ वो इंटरलॉकिंग हो रहे हैं। ठीक है, ये दो फैक्टर्स होंगे जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं, यानी घर्षण को प्रभावित करते हैं। नाउ फ्रिक्शन एंड एविल। तो देखिएगा, फ्रिक्शन हमारे लिए एक शत्रु से कम नहीं है, यानी कि एक दुश्मन से या एक शैतान से कम नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है? तो देखिएगा, सबसे बड़ा रीज़न क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन इज एन इवल फिजिकल क्वांटिटी, कि ये एक भौतिक इकाई है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मीन्स हमारे लिए नुकसानदायक है। तो अब ऐसा क्या है? इट कॉजेज वियर एंड टियर इन द मशीनरी। कि तो देखिएगा, अब आप देख सकते हैं ये एक इंजन का स्ट्रक्चर है जिसमें पिस्टन आगे पीछे बढ़ रहा है। ठीक, तो पिस्टन के आगे पीछे बढ़ने से क्या होता है कि ये जो सरफेस है पिस्टन को आगे पीछे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की मात्रा बढ़ जाती है। और जितना फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा ये पिस्टन घिसेगा, खराब होगा। यानी कि समय के साथ जो फ्रिक्शन है चीज़ों को वियर एंड टियर कर देता है, यानी कि उसको घिस देता है, उसको खराब कर देता है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, खास तौर से मशीनरी जो आपस में रगड़ खाती हैं वो खराब हो जाती हैं। ठीक,
शॉर्टेंस द लाइफ ऑफ मशीन एंड इट्स पार्ट। तो सीधी सी बात है, घिसेगा तो एक ना एक दिन वो अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएगा, यानी कि वो लाइफ जो मशीन है वो किसी काम की नहीं रहेगी, यानी कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, या फिर उसका वो जो पार्ट है घिस करके पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और उसकी जगह में नया लगाना पड़ेगा। तो यानी हमें पैसे से संबंधित नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि ये मशीनों की लाइफ को खत्म कर देता है, उसके पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक। इट क्रिएट लॉट्स ऑफ हीट विच इंक्रीज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब देखिएगा, जहाँ यहाँ ये जो पेट्रोल है जल कर करके, ईंधन जो है जल कर करके ताकत प्रोवाइड कराएगा इंजन को, वहीं पे इस जो घर्षण है, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो काफ़ी वेस्ट होती है। यानी कि सारा ईंधन जो है वो गाड़ी को आगे बढ़ाने या मशीन से काम करवाने में उपयोग नहीं होता, कुछ फ्रिक्शन भी हीट की वजह से खा जाता है। ठीक। तो ये नुकसान है। प्रोड्यूस नॉइस पोल्यूशन। इसके अलावा आपने देखा होगा, जो दो थर्माकोल के पीसेस को आप आपस में रगड़िए, बहुत तेज आवाज़ करते हैं। वो आवाज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बीच में अच्छा खासा फ्रिक्शन पैदा होता है, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वो उतनी ही बुरी आवाज़ पैदा करेगा। तो मशीनें वगैरह जो गड़गड़ की साउंड करते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं, वो इस वजह से ही करते हैं क्योंकि उनके बीच में, उनके मशीन के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वो साउंड आता है। तो ये सारी खामियां हैं आपके फ्रिक्शन के अंदर। लेकिन देखिएगा, ये इसके बिना हमारा अस्तित्व भी पॉसिबल नहीं, यानी कि बिना फ्रिक्शन के हमारा काम भी नहीं चल सकता। अब ऐसा क्या है? तो देखिएगा, इसीलिए कहा गया है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, कि आपका जो फ्रिक्शन होता है ये एक बहुत ज़रूरी शैतान है या फिर बुराई है, यानी कि ज़रूरी बुराई है। ठीक। दो फ्रिक्शन इज एन इवल फिजिकल क्वांटिटी बट विदाउट वी कैनॉट सर्वाइव। हालांकि फ्रिक्शन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है और ये हमको नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन इसके बिना हमारा सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? सबसे पहली बात, इट हेल्प अस टू वॉक और रन ऑन द ग्राउंड। कि हम सड़क पे चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, वो इसीलिए ही दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक। अब आपने देखा होगा कई बार, जब फर्श गीली होती है या फर्श पे तेल गिर जाए तो हमारा पैर रुकता ही नहीं, फिसलता निकल जाता है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो ऑयल या जो वाटर होता है सरफेस की स्मूथनेस को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण बल है वो काम नहीं कर पाता, परिणाम स्वरूप हम रुक नहीं पाते और धड़ाम से गिर जाते हैं। तो चाहे आपको चलना हो, दौड़ना हो, फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। वी कैन राइट ऑन अ पेपर और ऑन अ बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। कि आप कॉपी में जो लिख पाते हैं, पेन जो आपकी बुक में चलता है या नोटबुक्स में चल पाता है, या फिर बोर्ड के ऊपर आप चौक से लिख पाते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेन नहीं चलेगा। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप एक काम करिएगा, एक पेपर लीजिएगा, पेपर पे पेन से लिखिएगा, तो आप देखेंगे जो आप लिख रहे हैं वो आराम से आपको पेपर के ऊपर दिखाई देगा। फिर उसके बाद आप एक काम करिएगा, जो आपके घर में दर्पण है यानी कि मिरर है, उसको लीजिएगा, उसके ऊपर पेन चलाने की कोशिश करिएगा, पेन नहीं चलेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि पेपर के मुकाबले जो आपका मिरर होता है उसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, और स्मूथ होने की वजह से वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप जो बियरिंग लगी होती छोटी सी आपके निब के अंदर, वो घूम नहीं पाती और परिणाम स्वरूप इंक बाहर नहीं आता और आप लिख नहीं पाते। इट हेल्प अस टू स्टॉप व्हीकल्स। इसके अलावा जो आप गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो साइकिल चलाओ, चाहे कार चलाओ, चाहे बस चलाओ या ट्रेन चलाओ, ये जो व्हीकल्स हैं बिना फ्रिक्शन के रुकेंगे नहीं। यानी आपने एक बार चालू कर दिया, चला दिया, तो फिर चलती ही चली जाएंगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। यानी कि गाड़ी रोकने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो आप इमेजिन करिए, आपने कार चलाई, कार चला के रोक ही नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं ले जाके घुसेड़ दोगे और खुद को भी नुकसान पहुंचाओगे और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाओगे। तो यानी कि हालांकि फ्रिक्शन आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये हमको गाड़ी रोकने वगैरह और चलने में भी मदद करता है। यानी कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो सीधी ही चलती जाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, और वो जिंदगी में फिर कभी रुकेगी भी नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। यानी सीधी चलती जाएगी, आप मोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं मुड़ेगी। गाड़ी मुड़ती तब है जब फ्रिक्शन लगता है। सड़क, इट हेल्प अस टू जनरेट हीट।
कि इसके अलावा ये हीट प्रोड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। देखिए तो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है जैसा कि आपको पता है ही। तो जब हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, हाथों को आपस में रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर क्या होता है, हमारे हथेलियों को गर्मी महसूस होती है और हमें आराम महसूस होता है। तो रगड़ने से क्या होता है कि दोनों जो आपकी हाथ की हथेलियां हैं उसकी जो स्किन है आपस में रगड़ खाती है, यानी कि फ्रिक्शन पैदा होता है उनके बीच में। तो फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से ही जो है हमारी हथेलियों में हीट प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रॉइड्स बर्न इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन एंड सेव्स लाइफ ऑन द अर्थ। तो देखिएगा एस्ट्रॉइड्स उल्का पिंडों के बारे में तो आपको पता ही है, वो स्पेस से हमारी ओर आते हैं लगातार। ठीक, तो जैसे ही वो हमारे स्पेस में से हवा हमारे अर्थ में घुसते हैं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो उसके लिए रुकावट पैदा करता है, फ्रिक्शन पैदा करता है। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं, तो एकदम से रुकावट जब पैदा होती है तो उस रुकावट की वजह से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि उस एस्ट्रॉइड के अंदर आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से वो जल करके सतह तक, यानी कि आपके अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है। और इस तरीके से फ्रिक्शन हम लोगों की जान इतने बड़े बड़े एस्ट्रॉइड से बचा लेता है।